हेलो लोडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द AQM सीरीज़। इस लेक्चर में मैं ग्रीन्स फंक्शन जो हमने डिराइव किया था डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑपरेटर, ओके, उसको डिराइव करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड आपके सामने दूंगा। ओके, दिस मेथड इज़ मच सिंपलर इन द सेंस, अगर आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ डेल और डेल स्क्वायर की आती हैं, उनको ऑपरेट करना आता है, ओके, तो वेरी इजीली और यूजिंग सम चीकी आर्ग्यूमेंट्स हम बड़े आराम से इस ग्रीन्स फंक्शन निकाल सकते हैं। हमने ग्रीन्स फंक्शन डिराइव किया था इस इक्वेशन का, ओके, इस ऑपरेटर के लिए डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के लिए ग्रीन्स फंक्शन। लेकिन हमारा जो अप्रोच थी, इफ़ यू कैन रिकॉल इट, हमने सबसे पहले आर्ग्यू की क्या किया, ये आर और आर डैश का सेपरेट फंक्शन नहीं होगा, ये आर माइनस आर डैश वेक्टर का फंक्शन होगा। ओके, ओनली द डिफरेंस के सिमेट्री के कारण, ट्रांसलेशन सिमेट्री क्योंकि हमारी ऑपरेटर के पास है। ओके, अच्छा, फिर हमने फुरियर ट्रांसफॉर्म किया था। ओके, फुरियर ट्रांसफॉर्म करके जो जी का जो फुरियर ट्रांसफॉर्म था, जी फंक्शन ऑफ के, वो हमने ऑब्टेन कर लिया था एल्जेब्रिक इक्वेशन से। फिर इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म से जी का एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ था। उसमें थीटा फाई के इंटीग्रेशंस तो बड़े इजीली हो गए थे, 2 इंटीग्रेशन, लेकिन जो बचा हुआ आर इंटीग्रल था उसको करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ी। और वहाँ पे चाहे हम इंडेंटिंग के मेथड से करें या फाइनमेंट ट्रिक से करें, और फाइनली ये सब करके हमारा ये मिला था ग्रीन्स फंक्शन। ओके, दिस कैपिटल आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस आर डैश। ओके, दिस। लेकिन जो सिंपलर मेथड है, सिंपलर इन द सेंस ये है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो है वेक्टर कैलकुलस और बाकी जगह डेल और डेल स्क्वायर की आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, तो बस उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मेजरली और साथ में एक आधा आर्ग्यूमेंट्स वो करके हम बहुत इजीली इसे डिराइव कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और एनीथिंग। इंटीग्रेशन जैसी कोई चीज़ आपको करनी ही नहीं पड़ेगी इनफैक्ट। ओके, दिस जस्ट, तो लेट्स सी। लेकिन उसके लिए पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, ओके, होपफुली यू नो ऑल ऑफ दिस, बट लेट्स सी। ओके, डेल ऑपरेटर जो होता है, आपको हमें यहाँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम स्फेरिकल सिमेट्री के आर्गुमेंट को यहाँ पे इनिशिएट करने वाले हैं। तो डेल जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में होता है, अगेन दिस। ओके, इफ़ यू डोंट रिमेंबर द एक्सप्रेशन, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम एलिमेंट अगर आप स्फेरिकल पोलर में देखें तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की एक साइड डी आर बनती है, एक आर डी थीटा बनती है और एक आर साइन थीटा डी फाई। ओके, तीनों डायरेक्शन में जो हैं, तो करस्पॉन्डिंगली आर यूनिट वेक्टर इंटू डेल अपॉन डेल आर, थीटा यूनिट वेक्टर 1 अपॉन आर और डेल अपॉन डेल थीटा, और सिमिलरली फाई यूनिट वेक्टर 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। ओके, और डेल स्क्वायर का एक्सप्रेशन तो हम पहले कई बार यूज़ करते आए हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। दिस इज हाउ डेल स्क्वायर लिख्स। ओके, 1 आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म यही होगा क्योंकि बाकी दो टर्म्स में इधर देयर इज अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा और अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई। ओके, तो हम केवल ऐसे फंक्शंस पे यहाँ पे कंसंट्रेट करने वाले हैं जो केवल आर रेडियल कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो ये डिफरेंशिएशन इनका सबका रोल खत्म हो जाता है। इनफैक्ट हमारे लिए डेल के लिए केवल ये टर्म इंपॉर्टेंट है और डेल स्क्वायर में केवल दिस टर्म। ओके, तो अब अगर हम केवल ऐसे फंक्शंस की बात करें जो केवल स्फेरिकली सिमेट्रिक फंक्शंस जिन्हें आप कह सकते हैं, जो केवल आर कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, थीटा फाई पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो ऐसे फंक्शंस के लिए ये डेल ग्रेडियंट अगर आप उनका लें, उन फंक्शंस का ग्रेडियंट लें, तो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं आर टाइम्स डेल एफ अपॉन डेल आर, बाकी यहाँ से कंट्रीब्यूशन 0 मिलेगा। और इस प्रेजेंट लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर को, अब आप इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखें या कंप्लीट डिफरेंशिएशन एक ही बात है क्योंकि एफ इज़ प्योरली अ फंक्शन ऑफ आर। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर को मैं एफ डैश से डिनोट करूँगा। ओके, डैश नोटेशन स्टैंड्स फॉर दैट, तो सिंपली एफ डैश आर। ओके, डेल एफ ग्रेडियंट किसी स्फेरिकली सिमेट्रिक फंक्शन का आप लेंगे तो सिंपली उसको डिफरेंशिएट कीजिए आर के रेस्पेक्ट में, और उसकी जो डायरेक्शन बनेगी ग्रेडियंट की यूनिट वेक्टर आर के अलॉन्ग। ओके, और सिमिलरली डेल स्क्वायर एफ आर, अगर कोई स्फेरिकली सिमेट्रिक फंक्शन है उसका डेल स्क्वायर लें तो अगेन आपको कंट्रीब्यूशन केवल इस टर्म से मिलेगा। ओके, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल एफ बाई डेल आर, और अब आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड द डिफरेंशिएशन आर विद रिस्पेक्ट टू आर। तो दिस, और ये डिफरेंशिएशन आप करें तो एक बार आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा एफ का डबल डिफरेंशिएशन जिसको मैंने डबल डैश लिखा है, और दूसरी बार आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। ओके, सो यू गेट फाइनली दिस। जो लैप्लाशियन ऑपरेटर है जब स्फेरिकली सिमेट्रिक किसी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो ये सिंपली गेट 2 टर्म्स, एफ डबल डैश प्लस 2 ओवर आर एफ डैश। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी एलिमेंट्री। ओके, इसके अलावा जब हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल इनिशियली स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट रूल्स कुछ आते हैं कि वो प्रोडक्ट्स ऑफ स्केलर और वेक्टर फंक्शन जो भी है उन पे किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो ग्रेडियंट है, अगर ये 2 स्केलर फंक्शंस के प्रोडक्ट पे ऑपरेट करे, 2 स्केलर फंक्शंस का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फिर से स्केलर होता है, लेकिन अगर ये एक्स और वाई 2 स्केलर फंक्शंस हैं और डेल इस पे ऑपरेट करे तो यहाँ पे जो हमारा रूल होता है वो ये बनता है कि यू गेट द ग्रेडियंट ऑफ एक्स टाइम्स वाई प्लस एक्स टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ वाई। ओके, दिस
एक बार x पे ऑपरेट होता है ग्रेडियंट ऑपरेटर, एक बार y पे, सिंपली टू से इट लाइक दैट। और सिमिलरली अगर कहीं पे आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं किसी फंक्शन का, लेकिन वो फंक्शन बाय इटसेल्फ एक स्केलर फंक्शन इनटू एक वेक्टर फंक्शन है, एस फॉर स्केलर एंड वी फॉर वेक्टर, मैंने क्लैरिटी के लिए किया है। तो अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट वाले वेक्टर फंक्शन को का डाइवर्जेंस लें, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आपका इस तरह से बनता है, ग्रेडियंट ऑफ एस डॉटेड विद द वेक्टर वी प्लस स्केलर टाइम्स द ग्रेडियंट सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ वी। ओके, ये आपका एक्सप्रेशन बनता है। तो ये दो एलिमेंट्री हमारे रिलेशन हैं जो प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती है पर हमारे लिए इन दो में इंटरेस्ट है, क्योंकि अब मैं इन दोनों को कंबाइन करने वाला हूँ। अगर यहाँ ये जो है, अगर मैं ये चीज़ कंप्यूट करूँ सीधे सीधे, लेट मी से दिस वे, ये जो फर्स्ट टर्म था इसका मैं अगर डेल डॉट अगर निकालना चाहूँ, ओके, बेसिकली मैं डेल स्क्वायर कंप्यूट कर रहा हूँ, डेल डॉट डेल इज डेल स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो ये, तो अगर मैं ये फर्स्ट वाला रिलेशन यूज़ करूँ तो डेल डॉट इस पूरे का हो जाएगा राइट हैंड साइड का। ओके, अब यहाँ मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँ, ये वाली आइडेंटिटी क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चाहे आप इस टर्म को देखें चाहे इस टर्म को देखें, इसमें एक टर्म स्केलर है और एक वेक्टर है। ग्रेडियंट लेने के बाद ये वेक्टर है, डेल एक्स एक वेक्टर है, वाई स्केलर है, जबकि इस वाले टर्म में एक्स एक स्केलर है और डेल्टा वाई इटसेल्फ एक वेक्टर है। ओके, तो डेल डॉट अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट पे अप्लाई करें तो आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से भी दो टर्म जनरेट होंगे, दिस एंड दिस, और सिमिलरली यहाँ से दो टर्म जनरेट होंगे। तो फाइनली दी रिजल्ट लुक्स लाइक दिस। होपफुली यू नो दिस रिजल्ट, बट मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे कोट किया है कि कहाँ से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर आप लैप्लाशियन ऑपरेटर को दो स्केलर्स के प्रोडक्ट पे ऑपरेट करें तो द रिजल्ट इज लैप्लाशियन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन सिंपली लाइक दैट, प्लस दूसरी बार फर्स्ट फंक्शन सिंपली लाइक दैट इंटू लैप्लाशियन ऑपरेटर अप्लाइड टू द सेकेंड फंक्शन, और लास्ट में ट्वाइस ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉटेड विद ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। और अब मैं अगर इसे स्फेरिकली सिमेट्रिक केस में अप्लाई करूँ, हम एक्स और वाई ये वाला रिलेशन मैं यहाँ से यहाँ तक के जो रिलेशन थे इसमें स्फेरिकल सिमेट्री की जरूरत नहीं थी। ये कोई भी फंक्शंस हों, आर थीटा फाई किसी के भी फंक्शन हों, ये रिलेशन ओबे होंगे। लेकिन अब स्पेसिफिकली अगर हमारे फंक्शंस ऐसे हैं जो स्फेरिकली सिमेट्रिक हैं, केवल आर के फंक्शन हैं, तो तब ये जो आइडेंटिटी है इसको अगर आप देखें, डेल स्क्वायर एक्स की जगह मैंने एफ लिया विच इज़ जस्ट अ फंक्शन ऑफ आर, वाई की जगह जी जस्ट अ फंक्शन ऑफ आर। तो ये टर्म्स तो मैंने ऐसी कॉपी कर दिया। ओके, डेल स्क्वायर एफ इंटू जी हो जाएगा और एफ टाइम्स डेल स्क्वायर जी हो जाएगा और ट्वाइस डेल एफ डॉट डेल जी। बट डेल एफ डॉट डेल जी, अगर एफ और जी स्फेरिकली सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो हमने यहाँ पे ये देखा हुआ है, डेल एफ होता है जस्ट उसका डेरिवेटिव इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये डेल एफ होगा एफ का डैश इंटू आर यूनिट वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा जी डैश इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो आर यूनिट वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर से 1 बनेगा और आपके पास बचेगा केवल एफ डैश जी डैश, 2 एफ डैश जी डैश। ओके, यूजिंग दिस रिलेशन। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक केस में अगर हमारे पास डेल स्क्वायर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का होगा, दो स्केलर फंक्शंस के प्रोडक्ट का होगा, तो दैट बिकम्स दिस। एक बार डेल स्क्वायर एक फंक्शन का, एक बार दूसरे फंक्शन का, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन उसके अलावा एक टर्म आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा, ट्वाइस एफ डैश जी डैश। रिमेंबर दिस। ओके, अब ये सारी बात क्यों कर रहे थे, ये वो मैथमेटिकल apparatus है, इस इतने की हमें जरूरत है। ये बेसिकली डेल और डेल स्क्वायर की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो होपफुली आप जानते थे। ओके, अभी अगर आपको याद नहीं थी, होपफुली यहाँ से याद आ गई होगी। यूजिंग जस्ट दीज प्रॉपर्टीज़ एंड अ फ्यू अदर आर्ग्यूमेंट्स हम बहुत ईजिली अपना ग्रीन्स फंक्शन निकाल सकते हैं। हम ग्रीन्स फंक्शन इस इक्वेशन से डिफाइन होता है जिस पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए हम बात कर रहे हैं, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दिस। यहाँ पे इक्वेशन, या मुझे बेटर बोलना चाहिए ऑपरेटर के पास ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंस है। ये हम आर्गुमेंट हमने पहले भी दिया था, तो इसलिए इसके ट्रांसलेशनली इन्वेरिएंट सॉल्यूशंस भी होंगे। देखो, अगर कोई इक्वेशन ट्रांसलेशनली इन्वेरिएंट है या उसके पास कोई सिमेट्री है, तो ये मतलब नहीं है कि उसके सारे सॉल्यूशंस के पास वो सिमेट्री होगी, पर ऐसे सॉल्यूशंस भी होंगे जिनके पास वो सिमेट्री है। तो आप इस तरह सोचिए, हम इसके केवल उन सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जो ट्रांसलेशनली इन्वेरिएंट भी हैं, क्योंकि इक्वेशन के पास ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंस है तो हम ऐसे ही सॉल्यूशंस देख रहे हैं। ऐसे सॉल्यूशन मतलब केवल ऐसा जी ढूंढ रहे हैं, ऐसा ग्रीन्स फंक्शन। इसको आप बोल दीजिए बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। हमें पता है हमारे काम का जी यही बनने वाला है। आपको पता है ग्रीन्स फंक्शन बहुत सारे अलग अलग बनते हैं, तो आपको जैसे ही आपने कहा नहीं हम तो केवल एक पर्टिकुलर नेचर वाले सॉल्यूशंस, पर्टिकुलर नेचर वाले ग्रीन्स फंक्शन ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है आपके काम के ग्रीन्स फंक्शन आपसे छूट जा रहे हों, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे काम का ग्रीन्स फंक्शन एक्चुअली फाइनली ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंस वाला ही होगा। ओके, सो दिस, तो ये आर्गुमेंट तो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि जी आर आर डैश के बजाय जी इज़ अ फंक्शन ऑफ आर माइनस आर डैश वेक्टर। ओके, लेकिन अब एक दूसरा आर्गुमेंट जिसको मैं नेक्स्ट पेज पे और डिटेल में दूंगा। ये जो इक्वेशन है इसके पास रोटेशनल सिमेट्री भी है। दिस इक्वेशन इज़ रोटेशनली इन्वेरिएंट एज वेल। ओके, वाई या हाउ की बात मैं बाद में करता हूँ, पर इसका मतलब क्या है,
ये वेक्टर आर माइनस आर डैश पे भी डिपेंड नहीं करेगा ये ग्रीन्स फंक्शन, ये केवल इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। रोटेशन पे आप जानते हैं किसी वेक्टर पे रोटेट हो जाता है, अपॉन रोटेशन वेक्टर रोटेट हो गया, लेकिन जो उसकी लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो वेक्टर चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो इसी बेसिस पे अब हम आर्ग्यू करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन रोटेशनल इनवेरिएंट है, इसलिए इसका सॉल्यूशन जो हम कह रहे थे आर माइनस आर डैश का फंक्शन है, वो आर माइनस आर डैश वेक्टर का फंक्शन ना होके उसके मॉड का फंक्शन होगा, सिंपली वो डिस्टेंस कितनी है। ओके, अब इसका आर्ग्यूमेंट को जरा देखते हैं ढंग से। किसी जनरल ग्रीन्स फंक्शन प्रॉब्लम को सोचिए आप, कोई जरूरी नहीं है स्कैटरिंग के टर्म में सोचें। ओके, ऑपरेटर सम ग्रीन्स फंक्शन इक्वल टू द डिराक डेल्टा। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है? यूनिट सोर्स है वो। डिराक डेल्टा आर माइनस आर डैश का मतलब क्या है? आर की कोई अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन केवल आर इक्वल टू आर डैश पे आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, और उस कंट्रीब्यूशन को आप यूनिट कंट्रीब्यूशन सोच सकते हैं। ओके, यूनिट कंट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन हमेशा इंटीग्रल के अंदर यूज़ किया जाता है, और जब उसे इंटीग्रल के अंदर यूज़ करते हैं तो वो जिस पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन करता है वहाँ पे यूनिट कंट्रीब्यूशन करता है। ओके, तो इस सेंस में मैं इसे यूनिट सोर्स कह रहा हूँ। डिराक डेल्टा फंक्शन, इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड, या कभी भी ग्रीन्स फंक्शन की जो डिफाइनिंग इक्वेशन है उसका राइट हैंड साइड क्या है? वो एक सोर्स को डिफाइन कर रहा है। ओके, यूनिट सोर्स, और यूनिट सोर्स किस पोजीशन पे लोकेटेड है? आर इक्वल टू आर डैश वाली लोकेशन पे। ओके, से इस सिनेरियो में अगर आप देखें, इसे आप चाहे तो स्कैटरिंग का फिगर समझ लें। ओके, ये आर डैश कोई लोकेशन थी, यहाँ पे यूनिट सोर्स लोकेटेड है, ये डिराक डेल्टा का मतलब एक यूनिट सोर्स। और ग्रीन्स फंक्शन वाली इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आप जिस लोकेशन आर पे अपना सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, ग्रीन्स फंक्शन बेसिकली इस सोर्स का इफेक्ट है इस वाले पॉइंट पे। नॉर्मली हमारे ऑपरेटर की जनरल इक्वेशन ऐसी होती है, ऑपरेटर एक्टिंग ऑन सम फंक्शन इक्वल टू सोर्स फंक्शन। सोर्स फंक्शन कहीं पे है और उसका असर इस पॉइंट पे कितना है, कौन सा सॉल्यूशन, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे हमें एफ कहते हैं जनरली, वो एफ है। अच्छा, इसका कितना असर यहाँ प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन ग्रीन्स फंक्शन अप्रोच में हम पहले यूनिट सोर्स का असर निकालते हैं। यूनिट सोर्स अगर आर डैश पे लोकेटेड है तो उसका आर वाली लोकेशन पे, आर डैश लोकेशन पे यूनिट सोर्स है, तो आर लोकेशन पे उसका कितना, उसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कौन सा है, सॉल्यूशन अगर मैं सिंपली बोलूं, इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन कौन सा है। अगर केवल बाकी आप एक्चुअल प्रॉब्लम को भूल जाइए, केवल एक यूनिट सोर्स आपने रखा है यहाँ पे, तो उसके कारण यहाँ पे कितना इफेक्ट कॉज हो रहा है, इफेक्ट का मतलब क्या फंक्शन, और वो कौन सा फंक्शन है? ग्रीन्स फंक्शन। तो ये है ग्रीन्स फंक्शन। ओके, दिस। अब लेकिन इस सिचुएशन में देखिए, सोर्स अगर यूनिट सोर्स है, डिराक डेल्टा फंक्शन यूनिट सोर्स की तरह है, पॉइंट सोर्स की तरह है, यूनिट पॉइंट सोर्स की तरह है। बेसिकली सोर्स जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। हो सकता है आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोर्स स्फेरिकली सिमेट्रिक ना हो, लेकिन हम ओरिजिनल प्रॉब्लम के की इस समय बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल उसके करस्पॉन्डिंग की ग्रीन्स फंक्शन को डिफाइन करने वाली इक्वेशन को देख रहे हैं। तो ग्रीन्स फंक्शन को डिफाइन करने वाली इक्वेशन में जी वो सॉल्यूशन है जो हम निकालना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे वो फंक्शन कितना है, रफली लेट मी से इट दिस वे, और ये सोर्स है, ये रीज़न है इसका। जी यहाँ पे जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो इस सोर्स के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, इस सोर्स के कारण। तो ये सोर्स लेकिन जो है पॉइंट सोर्स होने के कारण इसके पास क्या है? स्फेरिकल सिमेट्री। मैंने फिगर में ऐसे दिखाया है, इस लोकेशन को मैंने इस पॉइंट से दिखाया। तो इस यूनिट सोर्स का जो भी असर होगा, क्योंकि जस्ट ये एक पॉइंट सोर्स है, तो हर डायरेक्शन में इसका असर क्या होगा? सेम। ओके, पॉइंट सोर्स ये जो है ये आर डैश पॉइंट के अबाउट स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ये केवल ये राइट हैंड साइड वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, ये जिसे हम सोर्स टर्म कह सकते हैं इस समय। ओके, अच्छा, तो द स्फेरिकल सिमेट्री अराउंड द यूनिट सोर्स। लेकिन इस केस में जो हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर इस समय हमारा है डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो भी स्फेरिकली सिमेट्रिक है। हो सकता है किसी दूसरे केस में आप ग्रीन्स फंक्शन निकाल रहे हो, पॉइंट सोर्स डिराक डेल्टा फंक्शन तो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा अपने पीक पॉइंट के अराउंड, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आपका ऑपरेटर भी स्फेरिकली सिमेट्रिक हो। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑपरेटर है डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, के स्क्वायर जस्ट एक नंबर है, रोटेशन से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेल स्क्वायर जो है ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिक है। मैं इसका बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट दूंगा। अगर आप मोमेंटम स्पेस में चले जाएं तो डेल बेसिकली मोमेंटम के बराबर होता है, अपार्ट फ्रॉम आइटा एंड फैक्टर्स ऑफ एच क्रॉस एटसेट्रा। डेल जो होता है मोमेंटम के बराबर होता है, ये हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी देखा था, या इवन सिंपली क्वांटम मैकेनिक्स से आप ले लें तो आइटा एच क्रॉस डेल क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो एच क्रॉस और आइटा कॉन्स्टेंट्स हैं, उनका तो रोटेशन में कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो डेल बेसिकली करस्पॉन्ड्स टू मोमेंटम क्यू, तो डेल स्क्वायर करस्पॉन्ड्स टू क्यू डॉट क्यू, क्यू मोमेंटम और क्यू डॉट क्यू मोमेंटम के मॉड का स्क्वायर। रोटेशन पे मोमेंटम वेक्टर जो भी है वो रोटेट हो सकता है, लेकिन उसके स्क्वायर लेंथ चेंज नहीं होगी। ओके,
तो इस सेंस में मैं सीधे ये आर्गूमेंट दे रहा हूँ आपको, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑपरेटर इस पर्टिकुलर केस में श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रल फॉर्म में लिखने के लिए जो हमको ग्रीन्स फंक्शन चाहिए, उस समय जो इंटरेस्ट का ऑपरेटर है डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो भी स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं प्रॉब्लम इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक, रोटेशनली सिमेट्रिक। रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। रोटेशन से अगर क्यू कोई वेक्टर है, रोटेशन से क्यू वेक्टर चेंज हो जाएगा, पर क्यू डॉट क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। उसकी लेंथ के स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यू डॉट क्यू। तो ये टर्म भी इन्वेरिएंट, ये टर्म भी इन्वेरिएंट रोटेशन के अंतर्गत, तो इसलिए ऑपरेटर कुल मिला के रोटेशनली इन्वेरिएंट है, और ये टर्म तो रोटेशनली इन्वेरिएंट है ही। इसके अराउंड स्फेरिकल सिमेट्री है, इस पॉइंट के अराउंड आप रोटेशन करें, इस पॉइंट के अराउंड, तो आपको वो मिलता है। तो फिर यही आर्ग्यूमेंट हम अब कह रहे हैं, ये जो जी है, जो कि अभी तक हमने ये ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंस से ये तो आर्ग्यू कर दिया था, ये आर माइनस आर डैश का फंक्शन है, लेकिन ये इस समय केवल डिस्टेंस आर माइनस आर डैश का फंक्शन होगा, ओके। ये तो ऑलवेज स्फेरिकल सिमेट्री अराउंड द पॉइंट सोर्स, और ऑपरेटर इज ऑल्सो स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसका मतलब ये जी आर आर डैश ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंस से यहाँ पहुँचे थे, ये इस प्रकार का भी हो सकता है, मतलब इस तरह के सॉल्यूशंस भी एडमिटेड हैं। अगेन रोटेशनल सिमेट्री होने का मतलब ये नहीं है हर ग्रीन्स फंक्शन, हर सॉल्यूशन जो है उसके पास रोटेशनल सिमेट्री होगी, पर इक्वेशन ये डेफिनेटली परमिट करती है कि इस तरह के सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो हम केवल उन वाले सॉल्यूशंस को ही सीख करेंगे, उनको ही ढूंढेंगे जो इतने सिंपल हैं। वी आर लुकिंग फॉर सिंपल स्पेसिफिक सॉल्यूशंस इन द होप इट वर्क्स फॉर आवर केस। और हमारी होप ये है, ये जो सिंपलेस्ट वाला सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, जिसके पास ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंस भी है, हो सकती है, और रोटेशनल इन्वेरिएंस भी हो सकती है, यही शायद हमारा काम कर देगा। काम करने का मतलब स्कैटरिंग प्रॉब्लम में हमें आउटगोइंग स्फेरिकल वेव जनरेट करनी होती है, तो इस ग्रीन्स फंक्शन की मदद से वो हो जाएगा, ओके। तो और हो जाएगा इस वाले की मदद से, इसीलिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ओके। दिस तो हमने अभी तक ये आर्ग्यू किया, ये ग्रीन्स फंक्शन आर आर डैश का फंक्शन ना होके वेक्टर आर माइनस आर डैश का फंक्शन ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंस से, और रोटेशनल इन्वेरिएंस के कारण वो वेक्टर आर माइनस आर डैश का फंक्शन भी ना होके केवल डिस्टेंस आर माइनस आर डैश का फंक्शन है, ओके। अच्छा, अभी इस केस को यहाँ पे मैथमेटिकली आगे के लिए हम और सिंपल कर सकते हैं। अगर हम एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करें, ओके, नॉर्मली हम स्कैटरिंग प्रॉब्लम में ओरिजिन यहाँ रखते हैं, ओके, स्कैटर की लोकेशन पे, पर यहाँ हम कहीं स्कैटरर और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, आपने स्कैटरिंग की बात ही नहीं किया, आपने सिंपली सीधे ग्रीन्स फंक्शन इक्वेशन लिखी आपने, तो कहीं स्कैटरिंग और उसकी बात नहीं हो रही है। ये पॉइंट सोर्स कहीं पे लोकेटेड है आर डैश लोकेशन पे, और इसका असर ये पॉइंट सोर्स। लेकिन अगर मैं ओरिजिन को यहीं ले आऊँ, ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अगर करूँ, अपना ओरिजिन इस पोजीशन पे ले आऊँ, इस पोजीशन पे, तो उसका मतलब क्या है, आर डैश वेक्टर को अगर हम जीरो पुट कर दें मैथमेटिकली, अगर मैं आर डैश इक्वेशन को जीरो पुट कर दूं, तो मैथमेटिकली हमारे डिस्क्रिप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। तो अगर मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर दूं, मैथमेटिकली उसका मीनिंग है पुट द आर डैश वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो फिर मुझे जो मैं जिस इक्वेशन में मेरा इंटरेस्ट है वो ये है, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर आर डैश था, आर डैश की जगह जीरो, और डेल क्यूब आर माइनस आर डैश की जगह डेल क्यूब आर, ओके। और जो हमने आर्ग्यूमेंट दिए उससे ये जी आर कॉमा जीरो जो है, ये जी आर माइनस जीरो का फंक्शन होगा, आर माइनस आर डैश का फंक्शन, और जी आर माइनस जीरो सिंपली जी आर हो गया, और जी आर हमारे सेकंड आर्गूमेंट रोटेशनल इन्वेरिएंस वाले आर्गूमेंट से ये सिंपली किसका फंक्शन होगा, जी ऑफ मॉड आर का, ओके, डिस्टेंस का, और उसे मैं सिंपली जी आर लिख रहा हूँ। ये मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कह सकता था, ये तो हमने शो कर ही दिया था कि जी जो है केवल मॉड आर माइनस आर डैश का फंक्शन है। अगर आर डैश की जगह आप जीरो रख रहे हैं तो मॉड ऑफ आर इज सिंपली आर। तो ये सारे आर्गूमेंट जो हमने यहाँ पे दिए ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इन्वेरिएंस के, इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है कि हम ऐसे ग्रीन्स फंक्शन सॉल्यूशन इस केस में ढूंढ सकते हैं जो केवल डिस्टेंस आर का फंक्शन है, ओके। तो अब हम यही करेंगे, इक्वेशन इस फॉर्म में, आर माइनस आर डैश वाली नहीं, सिंपली आर के टर्म में, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जी फंक्शन ऑफ स्केलर आर इज इक्वल टू डेल क्यूब आर। यहाँ वेक्टर आर है, वेक्टर आर का मतलब ये डिराक डेल्टा फंक्शन 3 डायमेंशन वाला, इसकी पीक ओरिजिन पे है आर माइनस जीरो पे, सो दिस डिराक डेल्टा फंक्शन हैज़ इट्स पीक एट द ओरिजिन, ओके। अच्छा, और हम इस इक्वेशन को भी केवल आउटसाइड दी ओरिजिन सॉल्व करना चाहते हैं। आउटसाइड दी ओरिजिन का मतलब क्या है वो क्लियर हो जाएगा, ओके। वैसे हम इसे हर जगह सॉल्व करना चाहते हैं, मुझे ये बोलना चाहिए था। आउटसाइड दी ओरिजिन हम एक केस में इसे देखेंगे और एट दी ओरिजिन अलग केस में देखेंगे, लेट मी से इट दिस वे, ओके। तो अब सॉल्व करने के लिए अब कुछ नहीं करना है, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके, दीज वेर सम चीकी आर्गूमेंट्स, बट इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस, और ये जो पीछे डेल और डेल स्क्वायर के कुछ आइडेंटिटीज़ थी, अगर वो आप समझ गए हैं तो अब डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, ओके। लेट्स सी, ये जी जो अननोन है निकालना है हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जी की जगह पुट u अपॉन आर, u इज सम फंक्शन अननोन फंक्शन ऑफ आर, ओके। तो बेसिकली अब हम जो हमारा इग्नोरेंस है उसे जी से u पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर u हमारा कहीं से सॉल्व होकर निकल आए तो g मेरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो g की जगह आप यहाँ u अपॉन आर सब्स्टिट्यूट करें, ओके। तो आपकी इक्वेशन बनी डेल स्क्वायर एक्टिंग ऑन u अपॉन आर प्लस के स्क्वायर टाइम्स u अपॉन आर इज इक्वल टू डेल क्यूब आर।
अब मैं ये वाला रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो डेल स्क्वायर से संबंधित रिजल्ट मैंने पिछले पेज पे वो किए थे, ये वाला डेल स्क्वायर u अपॉन आर, एफ की जगह u और g की जगह 1 अपॉन आर। ओके, ये आप इस टर्म को देखिए, डेल स्क्वायर एक्ट कर रहा है u अपॉन आर पे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, और दोनों के दोनों फंक्शन केवल r का फंक्शन है, u इज़ जस्ट अ फंक्शन ऑफ r और 1 अपॉन आर इज़ क्लियरली अ फंक्शन ऑफ r ओनली। तो ये जो मेरा रिलेशन है, ये वाला डेल स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, और फंक्शंस भी ऐसे हैं सिंपली जो केवल आर कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। ओके, तो आप इनके प्रोडक्ट का अगर डेल स्क्वायर निकालें तो एक बार डेल स्क्वायर एफ पे अप्लाई होता है, एक बार जी पे, दूसरा फंक्शन उस पर में स्पेक्टेटर की तरह मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन लास्ट में एक टर्म ये भी आता है, ट्वाइस इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, दोनों डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। तो वो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, ओके, वो मैंने यहाँ नेक्स्ट लाइन पे यूज़ किया है, ओके, लेकिन ये नहीं यहाँ पे यूज़ कर लिया, सॉरी। एक बार डेल स्क्वायर यू, उस समय 1 अपॉन आर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह, दूसरी बार यू ऐसी डेल स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन आर, और लास्ट फैक्टर में ट्वाइस यू का डेरिवेटिव इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, 3 टर्म यहाँ से आए, चौथा टर्म ये के स्क्वायर यू अपॉन आर, और राइट हैंड साइड में ये है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगी या होनी चाहिए, डेल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर होता है बेसिकली डिराक डेल्टा फंक्शन अपार्ट फ्रॉम अ फैक्टर ऑफ -4 पाई। ओके, अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आई वुड रेफर यू टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रिफिथ्स बुक ऑन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे पहले वो क्वालिटेटिवली बता देते हैं कि डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर अगर आप नाइवली कैलकुलेट करें तो आपको 0 मिलता है, पर बेसिकली ये फंक्शन के लिए डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर 0 नहीं हो सकता है। ओके, उसको ग्राफिकली प्लॉट करके बताते हैं, तो फिर ये एक्चुअल वैल्यू ये होती है। मतलब अगर डाइवर्जेंस के टर्म में बात करें, इससे जो एक डेल डॉट, जिस फंक्शन का ये डेल डॉट है, उस फंक्शन का डाइवर्जेंस सब जगह 0 होता है नॉर्मली, लेकिन ओरिजिन पे उसका डाइवर्जेंस 0 नहीं होता है। तो ओरिजिन पे डाइवर्जेंस में कुछ कंट्रीब्यूशन के कारण वहाँ पे इस तरह का टर्म आता है। ओके, तो डेल स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन आर इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन हमारे सामने है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डेल स्क्वायर यू, अब u केवल r का फंक्शन है। ओके, u केवल r का फंक्शन है, और जो केवल r का फंक्शन होते हैं उनका जो डेल स्क्वायर होता है वो सिंपली ये होता है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव प्लस 2 अपॉन r टाइम्स उसका सिंगल डेरिवेटिव। तो ये चीज़ मैंने यहाँ इस्तेमाल की, डेल स्क्वायर यू की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इनटू 1 अपॉन r। अभी इस जीरो को आप भूल जाइए, ये टर्म। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन का एनालिसिस, ये तो सब्स्टिट्यूशन किया, लेकिन इस इक्वेशन का एनालिसिस कर रहा हूँ मैं आउटसाइड दी ओरिजिन। बेसिकली हमें जो फंक्शन निकालना है, चाहे g निकालना है चाहे u निकालना है, हमें ओरिजिन से अवे वाले पॉइंट्स पे, बेसिकली इस जो सोर्स है उससे डिफरेंट एक पॉइंट पे आप उसका असर देख रहे हैं। ओके, दिस r इज़ नॉट इक्वल टू r डैश, आप एक डिफरेंट पॉइंट पे उसका असर देख रहे हैं, वो ठीक है, ये इक्वेशन हर पॉइंट पे होल्ड करनी चाहिए, पर अभी एट इनिशियल गो हम इस इक्वेशन को देखते हैं एट पॉइंट्स जो ओरिजिन से डिफरेंट है, क्योंकि इस समय हमारा सोर्स है r डैश को हमने जब 0 बना दिया था, तो हमारा सोर्स जो है वो ओरिजिन पे आ चुका है। तो ओरिजिन से बाहर मतलब सोर्स की लोकेशन से बाहर, सोर्स मतलब यूनिट सोर्स, डिराक डेल्टा हमारा सोर्स है इस समय, सोर्स की लोकेशन से बाहर के किसी पॉइंट पे अगर मैं इस इक्वेशन का एनालिसिस करूँ, तो सोर्स की लोकेशन से बाहर एनालिसिस करने का मतलब क्या है, डेल क्यूब आर, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका ओरिजिन पे तो कंट्रीब्यूशन यूनिटी या आप उसे इन्फिनिटी जो भी सोचें डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, वहाँ पे तो इसका कंट्रीब्यूशन है, पर जहाँ पे r नॉट इक्वल टू 0 है वहाँ पे ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों एक ही फंक्शन है, इनका सारा कंट्रीब्यूशन केवल इस पॉइंट पे है ओरिजिन पे, इसके अलावा बाकी सब जगह ये 0 हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ओरिजिन के अलावा बाकी पॉइंट्स पे देखूँ तो वहाँ मैं इसकी जगह 0 और इसकी जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो इन दो की जगह मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया, डेल स्क्वायर यू की जगह डेल स्क्वायर फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक फंक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है वो पुट किया, तो आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो रहा है, ट्वाइस यू डैश माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर, ये एक टर्म ये कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली आपके पास आउटसाइड दी ओरिजिन जो इक्वेशन है उसमें केवल 2 टर्म बच रहे हैं, एक यू डबल डैश टाइम्स 1 अपॉन आर और एक के स्क्वायर यू अपॉन आर। ओके, तो u की जो इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है। u एक अननोन था, हमने कहा था ग्रीन्स फंक्शन निकालना है, उसके बजाय हम u निकाल लेंगे और u निकल जाएगा तो g कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो u जिस इक्वेशन को ओबे करता है वो ये रही। ओके, इसको आप इस तरह समझिए, हमने इसे आउटसाइड दी ओरिजिन वो किया है, बाद में हम एट दी ओरिजिन भी चेक करेंगे, सब जगह उसे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होगी बेसिकली, बट आउटसाइड दी ओरिजिन से हमें उसकी एग्जैक्ट फॉर्म वैसे पता लग जाएगी अपार्ट फ्रॉम अ कांस्टेंट।
आर आउटसाइड दी ओरिजिन आप देख रहे हैं तो आर जीरो नहीं है, तो आप आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस, तो ये इक्वेशन, ये सिंपली एक हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन है। के स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो यू डबल डैश प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व आप सीधे सीधे, आपको पता है इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल्स, आप इसका सॉल्यूशन साइन और कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, पर यहीं से आप देख सकते हैं अच्छा ये स्फेरिकल वेव्स यहीं से बनने वाली हैं, और क्योंकि हमें स्कैटरिंग की प्रॉब्लम के लिहाज से देखें तो मैं इसी पॉइंट पे इस वाले टर्म को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसे कैरी कर सकता हूँ और लास्ट में ड्रॉप कर दूंगा, पर मैं यहीं पे इस टर्म को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला टर्म हमें प्रॉपर आउटगोइंग स्फेरिकल वेव देगा, जबकि ये वाला इनकमिंग स्फेरिकल वेव देगा। तो यू इतना हो गया जस्ट e टू आईटा के आर, और इसके साथ कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। अभी हमें एक कांस्टेंट फिक्स करना है, बट u जो है मोर और लेस डिटर्मिनेंट हो गया है अपार्ट फ्रॉम अ कांस्टेंट a e टू आईटा के आर। तो फिर हमारा जो g है, ग्रीन्स फंक्शन जो है वो हमने कहा था u अपॉन आर के बराबर है, तो u अपॉन आर हो गया ग्रीन्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट। आप एक्चुअल फॉर्म हमने वैसे निकाल रखी है, -1 अपॉन 4 पाई e टू पावर आईटा के आर अपॉन आर होता है वो, कैपिटल आर अपॉन आर। लेकिन आप इसे अपने सिनेरियो में देखिए, हमारा ये जी आर जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमने सोर्स को हम ओरिजिन पे ले आए थे, तो r, 0 मतलब g फंक्शन ऑफ वेक्टर r माइनस 0, और वेक्टर r माइनस 0 का फंक्शन जब इसे लेंगे तो e टू पावर आईटा के, ये r क्या है, वेक्टर r माइनस 0 का मॉड। ये मैंने क्यों लिखा है एक्सप्लिसिटली, क्योंकि बाद में अगर आपको जी आर आर डैश ही चाहिए होगा तो उसमें इसकी जगह r माइनस आर डैश का मॉड आ जाएगा। बाकी ये कांस्टेंट a अभी हमें डिटरमिन करना है। ओके बस, अब a कैसे फिक्स करेंगे, a फिक्स करने के लिए फिर से इस इक्वेशन पर लौटिए। अब की बार आपको u पता लग चुका है इसी इक्वेशन पे, इस इक्वेशन में मतलब जब आपने इसे ओरिजिन पे एनालाइज नहीं किया था, ओरिजिन से बाहर नहीं, जनरल ये कहीं के लिए भी होल्ड करती है, फिर आपने कहा हम इसे ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट पे एनालाइज करते हैं, तो वहाँ से आपको u निकल के आ गया, बट u का वो सॉल्यूशन हर पॉइंट पे होल्ड करना चाहिए। तो अगेन आप इस इक्वेशन पे लौटिए। ओके, सॉल्यूशन तो आपने कहाँ निकाला था, r नॉट इक्वल टू 0 केस में। अब की बार इसी इक्वेशन का एनालिसिस करेंगे हम r इक्वल टू 0 केस में, मतलब ओरिजिन पे इसका एनालिसिस करेंगे। ओके, तो आप u जो हमने डिराइव किया है या g जो डिराइव किया है उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होगा क्या, पिछली बार ये दो टर्म जीरो हो गए थे, ये डेल क्यूब वाले, अब की बार ये जीरो नहीं होंगे क्योंकि आप ओरिजिन पे एनालाइज कर रहे हैं, तो ये दो टर्म सर्वाइव करते रहेंगे और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। बाकी सब कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि ये जो बाकी टर्म्स थे इन्हीं को सॉल्व करके तो आपने u की वैल्यू निकाली थी, तो u की वो वैल्यू फिर से आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये टर्म जिस भी तरह से कैंसिलेशन होगा बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब की बार ये टर्म और ये टर्म जीरो नहीं है, ये ओरिजिन पे जो कंट्रीब्यूशन है, ओरिजिन पे जो असर है वो इनमें मौजूद है। ओके, तो आप एक्सप्लिसिटली ये रख के अगर देखें, यहाँ जो हमारी इक्वेशन है इसमें g की जगह ये सब्स्टिट्यूट करके और जो हमारे पीछे मेथड्स थे उनको यूज़ करके, ओके, u इतना हो गया। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली कह रहा हूँ, आप ये सब करेंगे तो आपके पास केवल ये दो टर्म्स बचेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। u कितना है, a e टू पावर आईटा के आर, तो a e टू पावर आईटा के आर और डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर होता है -4 टाइम्स द डिराक डेल्टा, और राइट हैंड साइड में अगेन डिराक डेल्टा दिस। ओके, तो ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए कहीं भी। ओके, u की जो हमने वैल्यू डिटरमिन की उसको पुट करके फाइनल जो आइडेंटिटी हमारी होल्ड करनी चाहिए वो ये है। अब क्या इसका मतलब ये है, अगर आप देखें अच्छा ये डिराक डेल्टा है, आप सोचें अच्छा डिराक डेल्टा से डिराक डेल्टा कैंसिल कर दिया तो a की वैल्यू हो गई -1 अपॉन 4 पाई e टू पावर आईटा क्या। नो, द रीज़न इज़ डिराक डेल्टा फंक्शन कोई ऑर्डनरी चीज़ नहीं है, ऑर्डनरी फंक्शन नहीं है। इनफैक्ट मैथमेटिकली तो ये वेल डिफाइंड फंक्शन भी नहीं होता है। ओके, और अगर हम क्वालिटेटिवली फिजिक्स लैंग्वेज में भी कहें तो हम इसकी वैल्यू लेते हैं बाकी सब जगह जीरो, और जहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करता है वहाँ पे वैल्यू 1 या कई बार हम उसे इन्फिनिटी की तरह सोचते हैं, मतलब सारा का सारा कंट्रीब्यूशन एक पॉइंट पे है और उससे बाहर तो कितना है, जीरो। तो इसका एनालिसिस, इस सिचुएशन का एनालिसिस ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली आप नहीं कर सकते कि इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये कई जगह जीरो भी होता है, तो जीरो से जीरो कैंसिल नहीं हो सकता है। तो इसका एनालिसिस ऐसे करते हैं, पहले आउटसाइड ओरिजिन चेक करते हैं। आउटसाइड ओरिजिन ये इक्वेशन क्या कह रही है, आउटसाइड ओरिजिन ये इक्वेशन ये कह रही है कि ये वाला आउटसाइड द ओरिजिन मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन उस लोकेशन पे कितना है, जीरो, ये वाला भी जीरो और ये वाला भी जीरो, तो इक्वालिटी वैसी इस्टेब्लिश हो गई, a इंटू दिस इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब आउटसाइड द ओरिजिन अगर आप इस इक्वेशन का एनालिसिस करें तो आप a की वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, वो क्या रहता है, अननोन। तो अब चेक करते हैं एट द ओरिजिन। अच्छा, तो फिर इस इक्वेशन को, जिसको सब जगह ट्रू होना चाहिए, आउटसाइड दी ओरिजिन तो ये a की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो रही है, तो हम a को वहाँ से फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन एट दी ओरिजिन चेक करें। अब एट दी ओरिजिन मतलब r इक्वल टू 0, और r इक्वल टू 0 मतलब स्केलर r भी कितना होगा, 0। तो इस इक्वेशन में इफ़ यू एनालाइज दिस इक्वेशन एट दी ओरिजिन,
तो एट द ओरिजिन ए ई टू द पावर 0, आर की जगह आपने 0 रखा तो ई टू द पावर 0 इंटू -4 पाई डेल क्यूब 0, डेल क्यूब 0, डेल क्यूब 0 फाइनाइट होता है। ओके आप उसे इन्फिनिटी ना सोचें, वो काइंड ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन हमेशा इंटीग्रल के अंदर डिफाइंड होता है और वहाँ वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, यूनिटी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये नॉन जीरो है, कुल मिला के आपको सोचना है नॉन जीरो है। तो इस समय आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू ये निकल के आई। तो यहाँ से और यहाँ कंपेयर कीजिए, बेसिकली हुआ क्या, इसको इस तरह सोचिए। आप इस एक्सप्रेशन को भी सोच सकते हैं कि हाँ ये ए की वैल्यू, मैं यहाँ से भी आपको सीधे बता सकता था कि जैसी ये आइडेंटिटी हुई ए की वैल्यू इतनी हो गई। पर इसके साथ आप इस तरह का आर्ग्यूमेंट अप्लाई कीजिए, आप राइट हैंड साइड का ये जो डेल्टा फंक्शन था इसको हमेशा ई टू द पावर आइटा के आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? डिराक डेल्टा फंक्शन बाकी सब जगह जीरो होता है, और जब ये जीरो है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, जीरो इंटू समथिंग जीरो ही बनेगा। और ओरिजिन पे ये कंट्रीब्यूट करता है केवल ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे वेक्टर आर या स्केलर आर दोनों जीरो होते हैं, और उस पोजीशन पे ये कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन उस पोजीशन पे स्केलर आर की जगह आप जीरो रखेंगे तो ये फैक्टर कितना बनेगा, 1। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर भी रहे हैं, ये जिस पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन है इसने 1 बनना है, और बाकी जगह जहाँ ये जीरो है वहाँ ये कुछ भी बनता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इस इक्वेशन को अगर इस तरह से देखें तो आप ई टू द पावर आइटा के आर का फैक्टर भी आपका कैंसिल आउट हो रहा है, पर वो एक्सप्लिसिटली वैसे ऐसे निकल के आता है। इस इक्वेशन को आप ओरिजिन पे एनालाइज करें, आउटसाइड दी ओरिजिन एनालाइज करें और ओरिजिन पे एनालाइज करें, तो आपका जो कांस्टेंट ए है ये यूनिकली फिक्स हो गया। और यही तो हमें, ये तो आंसर हमें वैसे भी दूसरे मेथड से पता भी था, ए की जगह -1/4 पाई आता है, तो एक्सप्लिसिटली आपका निकल के आ गया। सो फाइनली वी हैव कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, ये कंप्लीट एक लेजिटिमेट मेथड है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डेल स्क्वायर किस तरह से यूज़ करते हैं, और जो हमने आर्ग्यूमेंट दिए ट्रांसलेशन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री के, उनको प्रॉपर यूज़ करके, और ओरिजिन और आउटसाइड ओरिजिन बिहेवियर का एनालिसिस करके, बट विदाउट डूइंग एनी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और अदर इन्वॉल्व मैथमेटिक्स, वेरी इजीली जो इक्वेशन बनी, अगर आप रियली यहाँ पे देखें, जो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ी, हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन, यूक्लिड इक्वेशन एक हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन बनी, और उसका सॉल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, सो विद दिस, ओके, सो फाइनली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अब जी आपका कंस्ट्रक्ट हो गया है पूरी तरह, -1/4 पाई दिस, इसको यहाँ पुट करके आप चेक कीजिए, डेल स्क्वायर के साथ डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑपरेट करके आप चेक कीजिए, आपको रियली डिराक डेल्टा फंक्शन मिलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। ओके, सो यू कैन चेक दिस। सो फाइनली आवर आंसर लुक्स लाइक दिस, जी आर के टर्म में इतना, और अगर मोर जनरली आप इसे बैकवर्ड वो करें, मैं वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे फिर से वो नहीं किए, ठीक है, जो हमने ट्रांसलेशन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री के आर्गूमेंट्स थे उसमें फिर से हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएं, तो जी आर आर डैश जो होगा -1/4 पाई ई टू द पावर आइटा के, इस आर की जगह मॉड आर माइनस आर डैश, और इस आर की जगह भी मॉड आर माइनस आर डैश, और यही वो रिजल्ट है जो हमने अदरवाइज मच लेंथियर मेथड से डिराइव किया था। ओके, सो यू कैन सी द पावर ऑफ सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स। ओके, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिमेट्री आर्ग्यूमेंट था। ट्रांसलेशनल सिमेट्री का आर्ग्यूमेंट तो हमने पहले भी यूज़ किया था, और रोटेशनल सिमेट्री का आर्ग्यूमेंट जो हमने यूज़ किया, और उससे हमें पता लगा वो केवल स्केलर आर का फंक्शन है, और बाकी सब फिर केवल इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा था कि डेल या डेल स्क्वायर को हम केवल स्केलर फंक्शंस पे ऑपरेट कर रहे हैं, स्केलर फंक्शंस ऑफ आर पे ऑपरेट कर रहे हैं केवल। ओके, स्फेरिकली सिमेट्रिक फंक्शंस पे, तो वहाँ से फिर हमारा जॉब इतना ईजी हो गया। ओके, अच्छा, एक और मैथमेटिकल टूल में थोड़ा सी यहाँ पे वो बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे जब हम बॉन्ड या दूसरे मेथड में गॉसियन पोटेंशियल से हम स्कैटरिंग को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, हो सकता है उस एग्जांपल को मैं डील ना करूँ, तो आप अपने आप से करेंगे, तो आपको बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में फाइनली करना कुछ नहीं होता है, एक इंटीग्रल सॉल्व करना होता है स्कैटरिंग एप्लीट्यूड निकालने के लिए। तो वो इंटीग्रल करने के लिए हो सकता है आपको इस ट्रिक की जरूरत पड़े, लेट मी कॉल इट अ ट्रिक। ओके, गॉसियन फंक्शन आप जानते हैं ये होता है e to the power -x² 1 डायमेंशन में। ओके, बेल शेप्ड कर्व, x = 0 पे इसका पीक है और दोनों तरफ ये डिके करता है, ये इवन फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है। ओके, x की जगह -x रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिमेट्रिक फंक्शन। तो अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि इंटीग्रल -∞ to ∞ e to the power -x² dx, हो सकता है आपको इसका आंसर दूसरे तरीके से पता हो निकालना, बट ये लेट्स सी दिस वे। पहले क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक है तो ट्वाइस इंटीग्रल 0 to ∞ उसी फंक्शन का इंटीग्रल इतने के बराबर इसे लिख सकते हैं। इस चीज़ को मैं इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि आगे जिस तरह के फंक्शंस यहाँ पे मैं बात करूँगा, या आपके जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे, आप फंक्शन की इवन या ऑड नेचर देख के उसके इस तरह के बिहेवियर को फिक्स कर सकते हैं। अगर ऑड फंक्शन है तो -∞ से ∞ का इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और इवन फंक्शन है तो -∞ से ∞ का इंटीग्रल
जीरो से इन्फिनिटी तक का जितना उसका इंटीग्रल है उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स तो आप यूज़ करते आए हैं, तो ये यहाँ पे भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, बिफोर ब्लाइंडली आपको जो इंटीग्रल दिया गया है, बिफोर ब्लाइंडली ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू सॉल्व इट, आपको ये देख लेना चाहिए फंक्शन इवन है या ऑड। ओके, उसके हिसाब से। लेकिन अब सवाल ये है, आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है माइनस इन्फिनिटी दिस। नॉर्मल मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीक़ों से कर सकते हैं, पर नॉर्मल मेथड्स रियली थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक ट्रिक है, अगेन ये एक ट्रिक मेथड है। ओके, इसे शायद लेजेंड्री या किसने डेवलप किया था, बट दिस इज़ अ हाईली नॉन ट्रिवियल मेथड। ओके, आई आपका इतना है, हमें ये आई इवेल्युएट करना है। इसी आई को आप इतना भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्योंकि डमी होता है, तो चाहे आप e⁻x² dx लिखें या e⁻y² dy का इंटीग्रल उसी रेंज में माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों बराबर हैं। तो आई के आपके पास अब दो एक्सप्रेशन है। अब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा i², और x और y आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो सिंपली डबल इंटीग्रल हो जाएगा e⁻x² इंटू e⁻y² इंटू dx dy, ये इंटीग्रल। ओके, लेकिन अब इस इंटीग्रल को जरा एक ज्योमेट्रिकल पिक्चर में देखते हैं। x और y इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, माना ये हमारे जो इंडिपेंडेंट यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, माना वो हमारी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं वो हैं x और y एक्सिस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं दिस। तो आप बेसिकली ये इस इंटीग्रल को अगर आप देखें, केवल इस इंटीग्रल को, कोई फंक्शन है x और y का फंक्शन, उसको आप 2 डायमेंशंस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। dx dy मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट 2 डायमेंशन में dx इंटू dy तो होता है, तो आप स्मॉल एरिया एलिमेंट पे इस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर ऐसे सारे कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है आई नहीं, ये i² है, लेकिन ये i² जो है ये बेसिकली इस फंक्शन का, कौन सा फंक्शन, e⁻x² इंटू e⁻y², जिसको आप इतना भी लिख सकते हैं e⁻x² + y²। इस फंक्शन का जो कि x और y दोनों का फंक्शन है, इसको आप xy प्लेन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और कहाँ से कहाँ तक, x में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और y में भी, मतलब पूरे xy प्लेन में आपको इस फंक्शन को पूरे xy प्लेन में जाके इंटीग्रेट करना है। तो ये सवाल था, ये ज्योमेट्रिकली इसका ये मीनिंग हो रहा है। अगर आप फिगर में देखें तो ये फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना है पूरे xy प्लेन में। ओके, अब इस इंटीग्रेशन को करना आसान है। आई का इंटीग्रेशन टिपिकल था, पर इसको करना बहुत आसान है i² वाले को, बशर्ते आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चले जाएं। सॉरी, नॉट स्फेरिकल पोलर, प्लेन पोलर, यहाँ केवल 2 डायमेंशंस की बात हो रही है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आप स्विच कर लें तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई के बजाय आर थीटा, आर ओरिजिन से उस रेलिवेंट पॉइंट की डिस्टेंस और थीटा एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल बनता है, ओके, रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल है थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व कैसे हो रहा है इजीली, जरा पहले उसे चेक कर लें। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके इंटीग्रेशन आर और थीटा के ऊपर होगा। ओके, आर की रेंज 0 से इन्फिनिटी तक, डिस्टेंस जो है ओरिजिन से 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी हो सकती है, और थीटा एंगल 0 1 2 5 6 20 90 180 270 एंड 360। थीटा कैन वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो आर की रेंज 0 to इन्फिनिटी, आर इज़ नॉट नेगेटिव। ओके, जैसे 3 डायमेंशन में आर नेगेटिव नहीं होता है, आर इज़ जस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 या उससे ग्रेटर। आर की रेंज, थीटा की रेंज। ये फंक्शन अगर आप स्फेरिकल पोलर में जाके इस फंक्शन को लिखें इसको, तो ये सिंपली e⁻r² है, x² + y² इज इक्वल टू r²। सो दिस इज e⁻r²। और dx dy के बजाय सिंपली dr dθ नहीं आएगा, जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है प्लेन पोलर में वो होता है r dθ इंटू dr। ओके, दिस एलिमेंट्री जो वॉल्यूम एलिमेंट्री एरिया जो यहाँ इस तरह का बनता है dx dy साइड्स का, यहाँ एक साइड उसकी dr बनती है, एक साइड बनती है r dθ। तो जो मेजर ऑफ इंटीग्रल है वो इस तरह से आता है, इस तरह से चेंज होता है, dx dy के बजाय r dr dθ। और इस इंटीग्रल को बड़े इजीली किया जा सकता है। आप ये ना सोचें ये तो पुराने ही जैसा सवाल है, यहाँ ये एक्स्ट्रा जो r का फैक्टर है ये आपको बहुत मदद करने वाला है। थीटा का तो कहीं कोई फंक्शन ही नहीं है, तो थीटा का इंटीग्रल डी थीटा के ऊपर तो इंटीग्रेशन आप सीधे सीधे कर सकते हैं, उससे आपको 2 पाई मिलेगा। बाकी बचा ये इंटीग्रल, पुट r² इक्वल टू टी, तो r² इक्वल टू टी रखेंगे तो 2r dr इक्वल टू dt, तो r dr की जगह dt/2। तो सिंपली e⁻t का इंटीग्रल dt/2, और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन r 0 होगा तो t भी 0 होगा, और r इन्फिनिटी होगा तो t भी इन्फिनिटी। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टिल 0 to इन्फिनिटी, बट e⁻t dt/2, 2 से ये कैंसिल, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल अगेन एक्सपोनेंशियल विद अ माइनस साइन, क्योंकि यहाँ एक माइनस साइन है। लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी, e⁻∞ हो जाएगा 0, e⁻0 हो जाएगा 1। ओके, सो बस, तो फाइनली i² जो है वो सिंपली हमने निकाल दिया पाई, तो i हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ओके,
तो हम आई ही निकालने में तो इंटरेस्टेड थे, ये वाला इंटीग्रल, सो दैट कम्स आउट टू बी दिस. सो दिस इज़ अ ट्रिक टू डू दी गॉसियन इंटीग्रल. ओके, क्विक वे ऑफ डूइंग द गॉसियन इंटीग्रल. अगर आप गॉसियन इंटीग्रल के वैल्यू आपको याद नहीं भी है तो आप क्विकली साइड में 2 लाइन में करके ही आंसर निकाल सकते हैं. ओके, अब लेकिन गॉसियन इंटीग्रल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है अब, जहाँ जिस तरह के इंटीग्रल्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है. माना आपके पास इंटीग्रल e⁻x² का ना होके e⁻ax² का है इंटीग्रल, अगेन से -∞ टू इन्फिनिटी dx. ओके, अप्रोप्रिएटली आप पे सवाल ऐसा भी हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी वाला भी हो सकता है, तो आप अप्रोप्रिएटली उसको मॉडिफाई कर लें ट्वाइस या हाफ के फैक्टर से. बट अभी मैं इसको किसकी बात कर रहा हूँ, आप अगर इस सवाल को सॉल्व कर चुके हैं तो बेसिकली आप इसको भी सॉल्व कर चुके हैं. इसमें और इसमें केवल एक स्केलिंग फैक्टर का डिफरेंस है. स्केलिंग फैक्टर का मतलब अगर आप x टाइम्स रूट a को y रख दें तो ये e⁻y² बन जाएगा, e⁻y². और x और y में अगर केवल एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का फ़र्क है, a कोई कांस्टेंट है. ओके, अगर इनके बीच केवल किसी कांस्टेंट का डिफरेंस है तो फिर dx और dy में भी एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा. रूट a टाइम्स dx इक्वल टू dy, तो dx की जगह dy/√a. रूट a कांस्टेंट बाहर ले लो और बाकी ये जो इंटीग्रल बचा, इंटीग्रल -∞ e⁻y² dy. इंटीग्रेशन का वेरिएबल डमी होता है तो ये भी फिर से ये इंटीग्रल है, बस एक रूट a का फैक्टर एक्स्ट्रा आया. सो दिस सो इफ़ यू कैन रिमेंबर इट. ओके, अदरवाइज इस मेथड को मैंने बताया इसलिए आपको इसको भी याद रखने की जरूरत ना पड़े. ये आप साइड में 3 लाइन की कैलकुलेशन में निकाल सकते हैं. बट से अगर आप याद ही रखना चाह रहे हैं आप इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि इस फैमिली के गॉसियन, मैं जिसे गॉसियन फैमिली कहूँगा, गॉसियन फैमिली में और बहुत से इंटीग्रल हो सकते हैं जो आप इसकी मदद से बहुत ईजिली फिर सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बाकी आप आइडिया को खुद जनरलाइज कीजिए. फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीग्रल ये हो, e⁻ax² का इंटीग्रल तो हमने अभी किया, पर इसके साथ माना bx भी है. इस इंटीग्रल को भी आप गॉसियन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके लिए आपको इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. ओके, परफेक्ट स्क्वायर मैंने यहाँ पे बना रखा है. -ax² + bx में माइनस कॉमन लें तो ये टर्म फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनेगा, ये टर्म ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 टर्म्स बनेगा. और इसको इस फॉर्म में लाने के लिए आपको इसका स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये जो शुरू के 3 टर्म्स हैं ये तो इसमें आ गए. x या x की स्केलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, ये ओवरऑल एक कांस्टेंट है. इस एक्सप्रेशन में a और b आर सम कांस्टेंट्स, तो a और b ओवरऑल सम कांस्टेंट्स हैं. तो ये जो मेरा इंटीग्रल है, ये वाला जो मुझे सवाल दिया गया था, इस एक्सपोनेंशियल की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. तो दो अलग अलग एक्सपोनेंशियल्स में ब्रेक होगा, एक ये वाला एक्सपोनेंशियल और एक ये वाला. ये x पे कहीं डिपेंड नहीं कर रहा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर. और अगेन अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करें इस पूरे को जिसका स्क्वायर है, इसको से यू पुट इक्वल टू y, तो इसमें ये सेकंड पार्ट कांस्टेंट है, तो रूट a टाइम्स dx इज इक्वल टू dy. तो आपका इंटीग्रल अगेन गॉसियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस सब्स्टिट्यूशन से लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जब x -∞ होगा तो y भी -∞ होगा, और x जब +∞ होगा तो y भी कितना होगा, +∞. अगर यही इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी तक का होता तब ये ट्रिक वर्क नहीं करती, क्योंकि अगर x 0 होगा तो y 0 नहीं होगा. ओके, सो यही चीज़ मैं कह रहा था, यू हैव टू बी केयरफुल कहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं. ओके, सिंपली तो ये, लेकिन इस समय लिमिट्स इन्फिनिटी हैं, एक प्लस और -∞. तो अगर ये इतना टर्म उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट भी किया तो भी y की लिमिट्स हमारी -∞ टू +∞ रहेंगी. ये बन गया. अपार्ट फ्रॉम दिस कांस्टेंट, ये जो फैक्टर एक्स्ट्रा था इसने इतना एक्स्ट्रा एक्सपोनेंशियल जनरेट किया. ये अगेन आपका गॉसियन इंटीग्रल है. बस, तो ये आपका इंटीग्रल इवैल्यूएट हो गया. अगर आपको e⁻ax² का ही इंटीग्रल याद है तो उससे ये इंटीग्रल भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, और इसमें और टर्म्स भी ले सकते हैं आप. ओके, और इवन ये जो हमारे इस तरह के रिजल्ट्स हैं ये उस केस में भी होल्ड करते हैं जब a और b कॉम्प्लेक्स होते हैं. ओके, वहाँ पे खैर कुछ कंडीशंस आती हैं, इसका रियल पार्ट इतने से ज़्यादा या वट एवर बी दोज कंडीशंस, पर उस कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं जाऊँगा. बट मैं सिंपली इतना कोट कर रहा हूँ आपको, अगर ये टर्म्स आपके a और b अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ भी हैं तभी भी आप इस तरह के रिजल्ट्स को जनरली यूज़ कर सकते हैं. ओके, बस इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आने वाले एग्जाम्पल्स में. ओके, और एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इसकी कहीं ज़रूरत पड़े, अभी मुझे डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा है, बट हो सकता है इस तरह की कहीं पे ज़रूरत पड़े. हमने ये इंटीग्रल तो कर लिया, मैंने लिमिट नहीं लिखी है, पर इस तरह का इंटीग्रल आपने कर लिया. ओके, e⁻x² dx, पर माना इसके साथ एक x का फैक्टर और मल्टीप्लाइड है
गॉसियन के साथ एक एक्स और मल्टीप्लाइड है। इस तरह का इंटीग्रल आपको करना है। अब यहाँ पे भी लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माना इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो ये फंक्शन ऑड है अपने आप में। ये फंक्शन e टू माइनस एक्स स्क्वायर तो इवन फंक्शन था, पर जब आप इसे x से मल्टीप्लाई करते हैं ये फंक्शन बनता है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी होता है 0। तो केयरफुल आर्ग्यूमेंट से आप कुछ ऐसे इंटीग्रल्स को तो 0 पे सेट कर पाएंगे, पर माना सवाल ये है, अब मैंने सवाल ही चेंज कर दिया, 0 टू इन्फिनिटी, इनफैक्ट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी नहीं पूछा मैंने, 0 टू इन्फिनिटी आपको इवेल्यूएट करना है ये एक्स स्क्वायर e टू माइनस एक्स स्क्वायर, e टू माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर भी वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से इन्फिनिटी तक, ओके। या इसी सवाल को फंक्शन वही है, उसी का इंटीग्रेशन माना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये दो अलग अलग सवाल नहीं है। अब की बार जो फंक्शन फिर से आ गया है वो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए ये वाला इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी का इस इंटीग्रल का क्या होगा, ट्वाइस होगा, ओके। तो मैं केवल इस वाले पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन ये जस्ट मैं आपको ट्रिक सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर ये ट्रिक जो है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, और ये ट्रिक जो है इसको यूज़ करके आप गॉसियन फॉर्म के बहुत सारे इंटीग्रल्स सॉल्व कर सकते हैं। गॉसियन फॉर्म से मेरा मतलब ये फंक्शन गॉसियन है और उसके अलावा x की कोई पावर मल्टीप्लाइड है, x की 1 पावर या 2 पावर या 3 या हायर पावर हो सकती है, उस तरह के फंक्शंस को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके। रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये माइनस इन्फिनिटी e टू माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, रूट पाई बाई। तो अगर मैं इंटीग्रेशन की रेंज को हाफ कर दूँ 0 से इन्फिनिटी, तो दोनों तरफ हाफ आ जाएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, जितना इसका इंटीग्रल पॉजिटिव साइड में है उतना ही नेगेटिव साइड में। तो केवल 0 से इन्फिनिटी तक का इसका इंटीग्रल कितना है, 10। ये मुझे हमने रिमेंबर कर लिया, जो मैंने कहा था अगर याद ही रखना है तो आप इस वाले क्वेश्चन को याद रखिए। ये अगर आपको याद है तो क्विकली आप ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इशू क्या है, e टू माइनस एक्स स्क्वायर है, a को चलो 1 रख देंगे तो ये तो बन जाएगा, लेकिन उसके साथ एक एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड है नीचे, यहाँ तो वो एक्स स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे हमारी ट्रिक आती है। आप इस रिजल्ट को सोचिए, ये इसमें एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर होने का मतलब a की वैल्यू 0.1 रखें तभी भी ये रिजल्ट होल्ड करता है, और 0.2 और 0.3 और 0.4, जैसे जैसे हम a की वैल्यू चेंज करते हैं राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो भी चेंज होती है। तो पैरामीटर a के साथ ये दोनों साइड्स वेरी कर रही हैं। तो अगर हम दोनों साइड्स को a को एक पैरामीटर समझते हुए a के रेस्पेक्ट में ज़रा डिफ्रेंशिएट करें तो राइट हैंड साइड में a के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब डिफ्रेंशिएशन को आप इंटीग्रल के अंदर ले जाइए, ओके। बाकी x को कांस्टेंट समझते हुए केवल a के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपको कितना मिलेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ऐसे का ऐसी, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन फिर से एक्सपोनेंशियल, और डिफ्रेंशिएशन क्योंकि आप a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को दोनों साइड अगर आप a के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें, पार्शियली इसलिए क्योंकि आप x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो ये मिलेगा, और राइट हैंड साइड में a के रेस्पेक्ट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट पाई तो कांस्टेंट, और e टू द पावर माइनस हाफ का डिफरेंशियल माइनस हाफ e टू द पावर माइनस 3/2। अब हमारा सवाल ये है, हमें सवाल ये पूछा गया था, अब ये लगभग इसके जैसा बन चुका है। माइनस को तो ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब आप a इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए इसमें, शुरू में नहीं, शुरू में आप a को लेके चलिए, क्योंकि a के रेस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन ही इस एक्स स्क्वायर को नीचे लाएगा। लेकिन एक बार a से आपका काम हो गया तो आपको रिक्वायर्ड इंटीग्रल जो है उसको बनाने के लिए अब आप इसमें a बराबर 1 रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर आप a इक्वल टू 1 रख दें और इस माइनस साइन को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो आपको मिला इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू a की जगह 1 हो गया, और माइनस साइन इधर आ गया तो रूट पाई बाई 4 हो गया। तो ये जो इंटीग्रल है बेसिकली किया क्या हमने, केवल इसकी मदद से, इस रिजल्ट की मदद से आप इस तरह की इंटीग्रल्स भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, ओके। इवन आप इस तरह के इंटीग्रल्स भी इवैल्यूएट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो 0 आए या ना वो अलग चीज़ है, क्योंकि हमने ये भी इवैल्यूएट कर रखा है ये परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से जो किया था। पर इसका जो भी आंसर है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को b के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, इसमें a और b दोनों पैरामीटर्स हैं। अगर आप इसे b के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो आपको कितना मिलेगा, राइट हैंड साइड में तो जो भी रिजल्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू b कितना होगा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन फिर से एक्सपोनेंशियल आता है, और b के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा नीचे कितना लैंड करेगा, x। अब आप a या b को 1 या 2 जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो देके ये आपका गॉसियन टाइप वाला फंक्शन, और इसके साथ अगर x की एक सिंगल पावर मल्टीप्लाइड है उसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको नीचे लैंड कराना है, नीचे लैंड करने से मेरा मतलब ये है यहाँ, तो आपने ये लिया और इसको a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो ये जो ट्रिक है
आप पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट करते हैं और बाद में पैरामीटर्स को 1 या 2 जो भी वैल्यू देनी है अप्रोप्रिएट वो दे के आप अपना इंटीग्रल इवेल्युएट कर सकते हैं। तो फंडामेंटली आपको जिस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है अगेन दिस, तो इसीलिए मैंने इसको कहा। और अदरवाइज़ ये भी वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लाइन में आप इस चीज़ को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो गॉसियन इंटीग्रल्स जो हैं या उससे रिलेटेड जो इंटीग्रल्स हैं उनको करना रियली बड़ा इजी है इफ़ यू रिमेंबर दीज ट्रिक्स। ओके, सो आगे आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। से हम गॉसियन पोटेंशियल से अगर बॉन्ड स्कैटरिंग को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके फील्ड में बॉन्ड स्कैटरिंग के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह के इंटीग्रल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो लुक एट सम एग्जांपल्स। आप अपने आप कुक कर सकते हैं, ठीक है, कि एक्स पावर एक्स इंटू इसका इंटीग्रल कितना होता है, या एक्स स्क्वायर इंटू इसका कितना होता है, या एक्स क्यूब का कितना होता है। ओके, सो यू कैन ट्राई डूइंग दैट। तो दिस, सो विद दैट आई वुड, विद दीज मैथमेटिकल टेक्निक्स आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर फॉर द टाइम बिंग। थैंक यू एवरीबॉडी।